हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्न विथ ज्योतिष पर। मैं सर्वप्रथम आप सबों से मैं क्षमा मांगता हूं कि मैं आप सबों के समक्ष कुछ ज़्यादा ही गैप कर दिया आप लोग को वीडियो देने में। इसका सबसे बड़ा वजह है कि कैमरा मेरे पास और मेरे जो भाई हैं उनका भी वो भी उपलब्ध नहीं थे। इस कारण से मैं आप सबों के समक्ष मैं वीडियो लेकर नहीं आ रहा था, लेकिन अब मैं रेगुलर रहूंगा। और इस बीच मैं आप लोगों को एक खुशखबरी भी दे दूं कि मेरा रिजल्ट बीपीएससी टीआरई 3 में, पीआरटी में और साथ ही साथ बिहार पुलिस में भी मेरा रिजल्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग को जैसा कि हम बताए थे कि हम जीन पियाजे को एक वीडियो में समझाने वाले हैं, तो इससे पहले आपकी तैयारी अब तक लगभग संपूर्ण हो चुकी होगी। अब आप बार बार रिवाइज कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपको अधिक चीज पढ़ने की जरूरत है नहीं, अब बार बार एक ही चीज को रिवाइज करने की जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज को बार बार रिवाइज भी कर रहे होंगे। ठीक है, हम आज आपको जीन पियाजे पढ़ाने वाले हैं, ये आपको रिवीजन भी होगा और एक अच्छा सा हम आपको कॉन्सेप्ट समझाने का भी प्रयास करेंगे। इसके बाद कहीं भी आपको कोई भी चीज किसी भी सोर्स से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। हम इस तरह से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, ताकि अंत तक आपको, क्योंकि यहाँ पर जो ये है पूरा अंत तक समझने वाली चीजें हैं, जो भी इनकी अवस्थाएं हैं, क्या है क्या नहीं है, ये सभी चीज आपको आप बारीकी से आसानी से समझाने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा से समझ पाइएगा। ठीक है, अभी तक अगर जो भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इसको अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुंचाए। ठीक है, तो आप लोग को सर्वप्रथम हम इनके बारे में कुछ बता दें कि ये क्या थे। जीन पियाजे, इनका कौन सा विकास था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इनका कौन सा सिद्धांत था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, ये एक और चीज होता है, इसमें कंफ्यूजन बहुत सारी चीज रहती हैं। स्कीमा हो गया, स्कीम हो गया, समायोजन हो गया, समावेशन हो गया, पूर्व संज्ञानात्मक में क्या होता है, वस्तु अस्थायित्व क्या होता है, ये सभी चीज कंफ्यूजन वाली चीजें हैं। ठीक है, तो अब जो कंफ्यूजन वाली चीजें हैं, इसी चीज को हम दूर करने वाले हैं आपको इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा आप लोग। ठीक है, ये सीडीपी का एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हो जाता है, जो आपको काफी हद तक मदद पहुंचाती है आपको एग्जाम में। कम से कम आपको तो मिनिमम हम कहे तो 2 नंबर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, मिनिमम। वैसे मैक्सिमम आपसे यहां से इस चैप्टर से ऐसा देखा गया है, कम से कम अधिक से अधिक 5 से 6 नंबर भी पूछा जाता है। क्योंकि ये जो आप पेडागोजी पढ़ेंगे, सीडीपी पढ़ेंगे, ये सिर्फ सीडीपी के लिए नहीं, अपितु मैथ, ईवीएस, ठीक है ना, संस्कृत, हिंदी, सब चीज में आपको जीन पियाजे देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, इसमें अंत तक पूरा देखिएगा। हम चलते हैं, हम सीधा क्या है आगे सो देखते हैं। सर्वप्रथम इनका जो सिद्धांत है, सिद्धांत का क्या नाम है? तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्या? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब सबसे पहला क्या है इसमें, देखिए हमने लिखा है संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचनाओं को एकत्रित करने के तरीकों से है। मतलब संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या हो गया? अब इसका मतलब क्या है? कुछ तो संज्ञानात्मक का मतलब क्या, संज्ञान का मतलब क्या, जो हमारे पास ज्ञान है, ठीक है, उसको क्या कहता है? संज्ञान। अब हमारे संज्ञान का विकास कैसे होता है, इनके बारे में, इसी चीज के बारे में महान वैज्ञानिक जीन पियाजे के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। ठीक है ना, ये स्विस यानी कि स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, स्विस मनोवैज्ञानिक इनको कहा जाता था। वैसे या तो ये बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से संबंधित भी रखते हैं, ठीक है ना, आनुवांशिकता से संबंधित ये संबंध रखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या बताएं कि तात्पर्य किससे है? बच्चों के सीखने और सूचनाओं को एकत्रित करने। मतलब क्या सीखेगा? क्या सीखना मतलब क्या होता है? जो अब मोबाइल चलाना सीख गए तो हो गया, फिर उसको भूल गए ना? नहीं, तो सीखना का मतलब क्या होता है? अपने व्यवहार में उसको परिवर्तित करना। आप लोग अधिगम पढ़े होंगे, अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। अधिगम का परिभाषा क्या था? किसी चीज को सीख कर और उसके द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। तो यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है? सीखेगा और उस सूचना को एकत्रित करने का तरीका, ये क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक कहलाता है। तो आगे हम लिखे अवधान में वृद्धि, प्रत्यक्षीकरण, भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क। यानी कि अवधान में क्या हो जाता है? वृद्धि। अवधान में वृद्धि क्या है? प्रत्यक्षीकरण, भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क। ये सभी चीज संज्ञानात्मक विकास के तर्क के तहत आता है। ठीक है, आगे देखिए, यानी कि इसमें क्या क्या सीखने वाली बात थी?
तो ये आपसे पूछ लिया जाए तो ये केस कहाँ के मनोवैज्ञानिक है, तो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है। इनका नाम क्या, जीन पियाजे। इन्होंने कितना कौन सा सिद्धांत दिया था, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्या, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसका तात्पर्य क्या, इसका मतलब क्या हो गया, तो संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या हो गया, सीखने और सूचनाओं को एकत्रित करने का तरीका। क्या, सीखना और सूचनाओं को एकत्रित करने का तरीका। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, आगे हम क्या बताएं। आगे है कि बुद्धि का विकास जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। बुद्धि का विकास किसके साथ जुड़ा हुआ है, जन्म के साथ जुड़ा है। कैसे, बच्चा को जन्म लेता है, क्या उसको दूध पीना, बोलना, आंख खोलना, देखना, ये सब चीज सिखाता है क्या? नहीं। तो वो सब चीज जन्मजात होती है, वो प्रवृत्ति जन्मजात होती है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है बुद्धि का विकास क्या होता है, जन्म के साथ जुड़ा हुआ, जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। बच्चे जन्मजात प्रवृत्तियां और सहज क्रिया के साथ जन्म लेते हैं। कैसे, तो बच्चे जन्मजात प्रवृत्तियां मतलब क्या, जो पीछे जन्म लेगा और उसके साथ साथ क्रियाएं करने लगी, जन्मजात प्रवृत्तियां हो गई। ये सहज क्रिया के साथ जन्म लेते हैं, जैसे चूसना, देखना, रोना, वस्तुओं को पकड़ना इत्यादि। क्या ये सब चीज सिखाया जाता है कि ये पेन है, इसको पकड़ो। बच्चा देखता तो उसकी तरफ चलना, क्योंकि उसको कुछ दिन के बाद वो अगर उसकी तरफ कुछ पकड़ने लगता है तो उसको पकड़ने के लिए उठता है ना। वो अपना पूरा भरसक प्रयास करता है उसको पकड़ने का। क्या उसको सिखाया जाता है कि उसको पकड़ो, उसको नहीं। तो ये सब चीज क्या, ये जन्मजात है। अब आगे बच्चे जैसे जैसे परिपक्व होते हैं, परिपक्व मतलब क्या, यहाँ पर बायोलॉजिकल, ठीक है ना, यहाँ पर क्या, बायोलॉजिकल परिपक्व होते हैं, वस्तुओं के बारे में अपने कंसेप्ट बनाते हैं। अब जितना बड़ा होते जाएंगे, बच्चा परिपक्व होता चला जाएगा, बच्चा मैच्योर होता चला जाएगा और अपनी कंसेप्ट बनाने लगेगा। अब देखिएगा बच्चा कि ये क्या है, कलम है। ये कंसेप्ट बच्चा के मस्तिष्क से बनेगा, जो इससे का क्या काम है, लिखना काम है, तो लिखने वाली सभी चीजें क्या होंगी, कलम होंगी, ठीक है। तो बच्चा अपने अंदर में कंसेप्ट खुद से बनाने लगता है, कब, जब बच्चा परिपक्व हो जाता है तब, ठीक है। क्लियर है इतना? आगे देखते हैं, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं। ये सीटेट द्वारा पूछा गया है, हालांकि जितने भी लाइन लिए गए सीटेट के द्वारा कहीं ना कहीं पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, उसी के द्वारा हम लाइन आपको बनाए हैं, ठीक है। अब जो ये है आपको कई बुकों का सार है ये, ठीक है। कई बुक पढ़ने के बाद हम ये सब चीज आप लोगों को पढ़ाने के लिए आए हैं। उसका है अपने सिद्धांतों की रचना वे स्वयं करते, कौन, बच्चा। किसके अनुसार, तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग अपने सिद्धांतों की यानी कि रचना कौन करता है, बच्चा स्वयं करता है। बच्चे सक्रिय रूप से सीखते हैं, कहने का मतलब क्या, बच्चा जो होगा वो सक्रिय रूप से सीखेगा। कैसे, एक्टिव होकर के, काम कर करके, ठीक है। क्लास में बच्चा को कैसे सिखाना है, क्या सुला करके नहीं, बच्चा को सिखाना है कि काम करके बच्चा को क्लास में वर्क करके, क्लास वर्क करा करके उसको सिखाया जाता है, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गया। आगे है, अब देखिए स्कीमा, जो इंपॉर्टेंट चीज है जहां हम लोग फंसते हैं, स्कीमा। देखिए स्कीमा क्या, लंबे समय के यादाश्त, लंबे समय के यादाश्त में सूचना को संगठित पैकेट का एकत्रित होना। मतलब क्या, फिर से देखिए, लंबे समय के यादाश्त में, लंबे समय के यादाश्त में यानी कि पीछे से जो आपका याद चलता रहा, जो चीज आपके मस्तिष्क में एडजस्ट है, उसमें सूचनाओं के संगठित पैकेट का एकत्रित होना। मतलब सूचनाओं के संगठित मतलब क्या, सबको एक साथ करना, एक साथ करना, वो क्या कहलाएगा, स्कीमा कहलाएगा। इसको ज्ञान बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है। इसको क्या कहता है, ज्ञान बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है, ठीक है। अगर जो लोग नोट कर रहे होंगे तो अच्छी बात है, अगर जो लोग नोट नहीं कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। इसका नाम भी है लर्न विद ज्योतिष, वहां पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं, जहां पर इसका पीडीएफ आपको उपलब्ध कराया गया है, ठीक है। तो स्कीमा का मतलब क्या हो गया कि पूर्व ज्ञान को, ठीक है ना, पूर्व ज्ञान यानी कि लंबे समय की यादाश्त में, मतलब क्या, पहले से आपके पास ज्ञान है, उसमें सूचना को संगठित पैकेट यानी कि नए ज्ञान को जोड़ना, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा, स्कीमा कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, आगे क्या है, इस पर एक क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा। क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार सूचनाओं को, सूचना प्रक्रियाकरण की कौन सी विधि अब उन्नति योजना स्कीमा के निर्माण में मदद करती है। अभी हम आपको बताए हैं कि कौन सी पद्धति जो है इसके स्कीमा के निर्माण में मदद करती है, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं इसमें, कर परख पूछताछ, कन्विंसिंग, अभिप्रेरणा मोटिवेशन, विचार विमर्श डिलिब्रेशन, समायोजन एकोमोडेशन। ये आपसे क्वेश्चन रहा, ये इसका जवाब आप लोग दीजिएगा, ठीक है ना। ये आपके लिए HW रहा, इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन क्या कहा था, फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन कहा था कि पियाजे के अनुसार, किसके अकॉर्डिंग, पियाजे के अकॉर्डिंग
सूचना पर क्रिया करने की कौन सी विधि? अवनति योजना, यानी कि स्कीमा, इसका नाम है अवनति योजना। स्कीमा का हिंदी के नाम क्या? अवनति योजना के निर्माण में मदद करती है। इसमें पूछताछ मदद करता है क्या? अभिप्रेरणा करता है क्या? विचार विमर्श करता है क्या? यह समायोजन करता है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, यह आपका मूल्यांकन रहा, ताकि हम देखें आपका मूल्यांकन सही से हम कर पा रहे हैं कि नहीं, आपको सही से सिखा पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है बच्चे की थिंकिंग वयस्कों से प्रकार में अलग होता है। यानी कि आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि बच्चे और वयस्क के चिंतन अलग अलग होते हैं क्या? बिल्कुल अलग नहीं होते हैं, सिर्फ सोचने के प्रकार अलग होते हैं। ठीक है ना। अब बच्चा भी सोचेगा कि ये कलम है और आप भी सोचेगा कि ये कलम है, दोनों का काम अलग अलग है। इस कलम का काम है सिर्फ इस टच बोर्ड पे लिखना, क्या है कि नहीं है, लेकिन उस कलम का काम क्या है कि कॉपी पर लिखना। लेकिन बच्चा इस चीज में अंतर नहीं कर पा रहा है। सोच तो ये भी कलम है, बच्चा सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है? तो सोचने के फर्क सिर्फ टाइप प्रकार में अंतर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखिए मात्रा में समान, ठीक है ना, और मात्रा में समान होता है, सिर्फ तरीका में भिन्न होता है। मात्रा में समान होगा, सिर्फ तरीका में भिन्न होगा, सिर्फ तरीका, सोचने का तरीका अलग अलग होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सीखना क्या है, सीखना है क्या, सर्वप्रथम देखते हैं हम लोग सीखना है क्या। तो सीखना का मतलब क्या होता है कि सीखने में सबसे पहले आता है संगठन। संगठन, अभी हम बताए थे कुछ देर पहले, किसी चीज को आप लोग के गांव में भी एक संगठन, ऑर्गेनाइजेशन चलता होगा, बहुत सारे संगठन चलते हैं। ठीक है, अब उसमें संगठन में क्या कहता है, बहुत सारे लोगों को एक साथ जोड़ा जाता है, एकत्रित किया जाता है। ठीक है, तो वही क्या कहता है संगठन। तो उसका भी यहां से भी आप रिलेट कर सकते हैं उसको, जीवन भर कुछ ना कुछ सीखना और उसे अपने अनुभवों में जोड़ना, अनुभवों में जोड़ना। जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते हैं कि नहीं सीखते? जाहिर सी बात है, हम जन्म लेते हैं तब से ही सीखना प्रारंभ कर देते हैं, और जब मृत्यु होती है हमारी तब तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो अब कुछ जो चीज हम सीखे हैं, क्या उसको भूलते जाते हैं क्या? आप जब साइकिल चलाना सीखे थे, क्या आप साइकिल चलाना भूल गए क्या? नहीं, दिन पर दिन कुछ ना कुछ उसमें नया हम जोड़ते जाते हैं। यही क्या कहलाता है? संगठन। क्या कहलाता है ये? संगठन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है अनुकूलन। उसके बाद था अनुकूलन, आपको वातावरण के अनुसार ढालना। जैसे मान लीजिए जैसा वातावरण मिलेगा उसी के अनुसार आप रहिएगा। अभी ठंड का मौसम आ रहा है तो ठंड के कपड़ा पहनिएगा, अगर गर्मी का मौसम आता है तो गर्मी के कपड़े पहनते हैं हम लोग, है कि नहीं? तो ये क्या हो, अपने आप को उसके अनुसार ढालना। तो ये क्या कहलाता है? अनुकूलन। हम उसके अनुसार अनुकूलित हो जाते हैं, मौसम के अनुसार, वातावरण के साथ अनुसार हम लोग क्या होता है? अनुकूलित हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इतना चीज क्लियर है? ठीक है, उम्मीद करते हैं। आगे आत्मसातीकरण, ये बहुत चीज जरूरी है। आत्मसातीकरण, पूर्व ज्ञान प्लस नया ज्ञान। यानी कि यहां देखिए हम क्या लिखे कि पूर्व ज्ञान प्लस में नया ज्ञान, अब बिना बदलाव का। यानी कि पूर्व ज्ञान में कोई बदलाव नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, ना ही नया ज्ञान में बदलाव होगा। जो चीज आप पहले से सीखे हैं और नया ज्ञान सीख लिए हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक बच्चा पतंग को क्या समझ रहा है? चिड़िया, क्योंकि उड़ते हुए देखा है। अब उसके अंदर कंसेप्ट क्या था कि जो चीज उड़ेगा वो चीज क्या है? चिड़िया है। तो वो पतंग देखा और क्या समझा वो कि वो भी एक क्या है? चिड़िया, उड़ने वाली एक चिड़िया है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज उसके पास पहले से ज्ञान था कि चिड़िया क्या होती, उड़ती है, इसमें नया ज्ञान क्या जुड़ा कि पतंग भी उड़ रहा है ना? पतंग भी उड़ रहा है तो भी क्या एक चिड़िया है, पतंग भी उड़ रहा है तो वो भी क्या एक चिड़िया है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि उड़ते हुए देखा, वो समझ लिया। यहाँ पर कोई बदलाव हुआ? नया ज्ञान में भी नहीं, कोई बदलाव नहीं हुआ। तो ये क्या कहलाएगा? आत्मसातीकरण। बिना बदलाव के ज्ञान जोड़ना वो क्या कहलाएगा? आत्मसातीकरण। ठीक है, मतलब सीखना, सिर्फ सीख लेना, उसमें कोई बदलाव नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद समायोजन। समायोजन, ये सभी चीज आपको बहुत जरूरी है। पूर्व ज्ञान में बदलाव के साथ नया ज्ञान, ठीक है ना? पूर्व ज्ञान में बदलाव के साथ नया ज्ञान। अब जो ये नया ज्ञान होगा ये सही होगा, ये क्या होगा? सही होगा। अब देखिए पूरा पूरी ये भी सही नहीं होगा, ठीक है, ये भी पूरा पूरी सही नहीं होगा। चुप देखिए पूर्व ज्ञान में क्या वो बदलाव किया कि ये, अब उदाहरण देखिए यहाँ पर पतंग को धागे वाली चिड़िया कहना, उड़ी बाबा। अब देखिए कि आप इससे पहले क्या देखा था बच्चा कि पतंग उड़ रहा है तो क्या उड़ने वाली चिड़िया है। अब यहाँ पर क्या देख रहा है कि उसमें डोरी भी है लगा हुआ, तो वो क्या समझ रहा है कि वो डोरी वाली चिड़िया है। क्या है वो? डोरी वाली चिड़िया। किसको? पतंग को समझ रहा है बच्चा। तो क्या यहाँ पर उसके पास सही ज्ञान हुआ क्या? पतंग बना पाया क्या? पहचान पाया क्या? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर भी इसका सही ज्ञान नहीं हो पाएगा। कुछ किसमें बदलाव किया? तो पूर्व ज्ञान में बदलाव किया, लेकिन नया ज्ञान में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है ना? सही ज्ञान नहीं है अभी भी उसके पास, कोई दिक्कत नहीं है। आगे साम्य धारण।
आगे क्या है आपका साम्य धारण, यहां पर है सही ज्ञान प्लस संशोधित ज्ञान, यहां पर है संज्ञानात्मक स्थिरता। तो जैसे देखिए बच्चा, अब साम्य धारण किसको कहेंगे, अब बच्चा ये समझ गया कि सही ज्ञान है मतलब क्या, ये समझ आया कि ये पतंग है, ये डोर वाली चिड़िया नहीं है, ये क्या है, ये पतंग है। अब ये संशोधित किया अपने ज्ञान को, अब वो समझ जाएगा कि जब भी देखेगा कि उड़ रहा है तो क्या बोलेगा, वो पतंग है, क्या बोलेगा, वो पतंग है। उड़ने वाली क्या होती है, पतंग भी होती है और चिड़िया भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज सभी चीज आपको समझ में आ गया, एक बार रिवाइज कर दीजिए फिर से, लगे हाथ। देखिए यानी कि क्या था, बच्चों की थिंकिंग क्या होती है, वयस्कों से प्रकार में अलग होती है, किसमें अलग होती है, प्रकार में अलग होती है। मात्रा सेम होगा, मात्रा सेम होगा, सिर्फ तरीका भिन्न होगा, मात्रा सेम होगा, सिर्फ तरीका भिन्न होगा, कोई दिक्कत नहीं है। संगठन क्या था, हम लोग जीवन भर कुछ न कुछ सीखते हैं और उसमें क्या नए नए ज्ञान को जोड़ना क्या कहलाएगा, संगठन कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अनुकूलन, जिस वातावरण में हम रहते हैं उसके अनुसार हम अपने आप को जब ढालते हैं तो क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। क्लियर है। आगे आत्मसातीकरण, पूर्व ज्ञान और नया ज्ञान दोनों को जोड़ेंगे लेकिन नया ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, वो आत्मसातीकरण कहलाएगा। समायोजन, पूर्व ज्ञान को बदलेंगे हम, नया ज्ञान उसमें जोड़ेंगे हम, लेकिन सही ज्ञान ये भी सटीक ज्ञान नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद साम्य धारण, हम सही ज्ञान को, जो पूर्व ज्ञान था उसको सही ज्ञान करेंगे और उसमें क्या करेंगे, संशोधन कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, स्थिरता आ जाएगी। अब जब भी बच्चा देखेगा किसी चीज को, अब जैसे देखिए कि यहाँ पर पतंग की बात हम किए थे, कुछ भी हो सकता है, पक्षी हो गया, जानवर हो गया, जिसके पास 4 पैर होते हैं तो सभी जानवर होंगे, है ना। अब कुत्ता को देखा तो बच्चा वो समझेगा कुत्ता है, तो अगर मान लीजिए उसके पास भी 4 पैर है तो देखेगा जितना भी बड़ा होता है सब वो सब क्या है, कुत्ता ही समझेगा। तो ये सभी चीज किसके कारण, आत्मसाती, समायोजन और साम्य धारण कारण, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे। क्लियर इतना चीज। आगे देखिए, अब पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं, कितने अवस्थाएं, संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं। पहला क्या, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, इसको कहते हैं संवेदी परक अवस्था, संवेदिक पेशी अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज, क्या, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा, ये इसकी अवस्था कब से कब तक है, तो जन्म से 2 वर्ष तक, कब से कब तक, जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक है ना। ये सभी जितने आपको जो 4 अवस्थाएं दिखा दे रही, ये विकास की है, मस्तिष्क संज्ञानात्मक विकास की है। जीन पियाजे ने, इन्होंने क्या किया था, अपने घर के बच्चों पर एक प्रयोग किया था और इस सभी उम्र के बच्चे उसके घर में थे, ठीक है ना, और प्रयोग करने के बाद इस सभी चीज को बताया था। क्या इसको कहीं पर आप छोड़ सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी भी अवस्था को आप छोड़ नहीं सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए इसमें, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, क्या, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि क्रिया करने से पूर्व वाली अवस्था, क्रिया करने से पूर्व वाली अवस्था, इसका कब से 2 से लेकर के 7 वर्ष तक, कब से 2 से लेकर के 7 वर्ष तक। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अनौपचारिक अवस्था, अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसका होता है 7 से लेकर के 11 वर्ष। उसके बाद अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक, ठीक है ना, तो इसका उम्र क्या होता है, 11 से लेकर के ऊपर तक, 11 वर्ष से ऊपर होता है। ये आपके 4 अवस्थाएं किनके द्वारा, तो जीन पियाजे के अनुसार। तो ये कौन सा विकास, तो संज्ञानात्मक विकास, कौन सा विकास, संज्ञानात्मक विकास का ये 4 अवस्थाएं हैं, 4 स्टेज हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके तहत एक चीज और है, याद रखिएगा इसको, कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था तो क्या कहता है, एक संवेदिक परक अवस्था और संवेदी पेशी अवस्था, ये चीज याद रखिएगा। इसका उम्र क्या कितना होता है, अवस्था का उम्र कितना होता है, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक, पूर्व संज्ञानात्मक का 2 से लेकर के 7 वर्ष तक, ठीक है। मूर्त का 7 से लेकर के 11 और 11 से ऊपर कौन सा अवस्था हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अमूर्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ये भी आपका वही चीज है, हम आपको यहाँ पर इंग्लिश में दिखा दिए। यहाँ देखिए चित्र से देखिए, ये है पियाजे कॉग्निटिव स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। पहला स्टेज कौन सा, तो सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि पूर्व क्या कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशी अवस्था हो जाता है, जहां जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। बच्चा देखिए इतना उम्र में है बच्चा, 2 वर्ष तक का थोड़ा सा चलना प्रारंभ कर देता है। अब प्री ऑपरेशनल मतलब पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, यानी कि बच्चा 2 से लेकर के 7 वर्ष तक का। अब कंक्रीट ऑपरेशनल मतलब मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था 7 से लेकर के 11 वर्ष तक। फॉर्मल ऑपरेशन मतलब अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था कब से, 11 वर्ष से ऊपर, ठीक है ना, 11 वर्ष से ऊपर। तो ये सभी चीज आपका जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है, यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। अब है सर्वप्रथम जो अवस्था है, संवेदी परक अवस्था। कौन सी अवस्था, संवेदी परक अवस्था।
अब यहाँ पर देखिए कि बच्चा इसमें करता क्या क्या है, ये सभी चीज आप लोग को इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सभी चीज आप लोग को कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ज्ञान इंद्रियों से बच्चा सीखता है। किस उम्र में बच्चा ज्ञान इंद्रियों से सीखेगा? तो बच्चा जब संवेदी परक अवस्था में होगा, इंद्रिय जनित भ्रामक अवस्था में होगा, सेंसरी मोटर स्टेज में होगा, तो बच्चा कैसे सीखेगा? तो अपने ज्ञान इंद्रियों से। किसके द्वारा? ज्ञान इंद्रिय से। तो बच्चों में कितनी ज्ञान इंद्रियां होती हैं और आप में कितनी ज्ञान इंद्रियां होती है, इसका जवाब आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कितनी ज्ञान इंद्रियां आपके पास है और कितनी ज्ञान इंद्रियां बच्चे के पास होती है, अलग अलग होती है कि नहीं होती है, ठीक है। अब बच्चा ये सोचता कैसे से? तो आंख कान और नाक से सोचता है, सीखता भी इसी चीज से, आंख कान नाक से सोचता है और सीखता भी है, क्योंकि देखिए ये भी ज्ञान इंद्रिया। अब वस्तु अस्थायित्व, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है वस्तु अस्थायित्व का। अब इसको कहते किसे? वस्तु अस्थायित्व। तो समझिए, जिसमें चीज अस्तित्व से गायब नहीं होती। क्या? अस्तित्व से गायब नहीं होती, दृष्टि में ना होने पर भी, आपके आंख के समक्ष नहीं होगा फिर भी वो गायब नहीं होगा, आपके आंख के समक्ष नहीं है लेकिन फिर भी आपके मस्तिष्क में बना हुआ है वो चित्र, तो क्या होता है? वस्तु अस्थायित्व होता है। वो क्या होता है? वस्तु अस्थायित्व होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, वस्तु अस्थायित्व को समझने से बच्चों का यह समझ विकसित होता है कि वस्तुओं को तब भी अस्तित्व में रहता है जब उन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता। यानी कहने का मतलब क्या? अगर बच्चा का यानी कि वस्तु अस्थायित्व विकास होता है, क्या बच्चा का विकास हो रहा है? तो इसमें किसी समझने की क्षमता का विकास हो रहा है, समझ विकसित हो रहा है बच्चा में। कब? जब बच्चा वस्तु अस्थायित्व के गुण का विकास करता है अपने अंदर। तब प्रारंभ कब होती है? संवेदी परक अवस्था में ही प्रारंभ हो जाती है। किस चीज की? तो वस्तु अस्थायित्व का, ठीक है। यह अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। किसी से? तो अनुकरण से, किसी से? अनुकरण से, स्मृति से, मानसिक निरूपण से संबंधित है। कैसे? अब अनुकरण सर क्या हुआ? अनुकरण का मतलब होता है कि किसी चीज का नकल करना। जैसे आप अगर ब्रश कर रहे होते हैं तो बच्चा भी क्या करता? ब्रश लेकर के ब्रश करना प्रारंभ कर देता है। अगर आप खाना बना रहे होते हैं तो बच्चा भी खाना बनाने का नकल करता है। अगर आप पढ़ रहे होते हैं तो बच्चा भी पढ़ने का नकल करता है। अगर आप मोबाइल देख रहे होते हैं तो बच्चा भी मोबाइल देखने का ही नकल करता है। ऐसा करता है कि नहीं? कब? 0 से लेकर के 2 वर्ष के बीच में, जन्म से लेकर के 2 वर्ष के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। इस आयु में बालक बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होता है। किसके द्वारा? अब बच्चा अपना उसमें अच्छा से बोल पाएगा? 1 साल का बच्चा अच्छा से बोल पाएगा? नहीं। तो उसका जो बुद्धि कैसे निरूपण होगा? उसके कार्य के द्वारा। वो कार्य ऐसा ऐसा करेगा तो उसे हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि बच्चा क्या बहुत बुद्धिमान है ना। ऐसा हम लोग सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं कि बच्चा क्या बहुत ही बुद्धिमान है। अच्छा, एक चीज इसमें तो स्मृति, बच्चा यहाँ पर याद रखता है कि नहीं याद रखता है? अभी हम पढ़े थे वस्तु अस्थायित्व, तो बच्चा वहां पर याद रख रहा था ना, तो यहाँ पर स्मृति हो जाता है। मानसिक निरूपण, अब अपना मस्तिष्क मानसिक निरूपण करने लगता है, अपनी माँ को पहचानने लगता है, अपनी पापा को पहचानने लगता है, ठीक है। तो ये तो हुआ मानसिक निरूपण। अब आगे देखते हैं इसमें, देखिए ये आपका वस्तु अस्थायित्व का हम आपको चित्र दिखा रहे हैं कि बच्चा के हाथ में बॉल है। अब ये बॉल जो है लेकर के कहां? इसके पीछे रख दिया जाएगा। कहां पर? इसके पीछे रख दिया जाएगा। लेकिन फिर सोचेगा क्या बच्चा? यहाँ पर बॉल रखा हुआ है लेकिन इसके अंदर है क्या? नहीं। लेकिन बच्चा सोच क्या रहा है कि इसके अंदर यहाँ पर बॉल है कि नहीं है? तो बच्चा के मस्तिष्क में है, देखिए ये सोच रहा है कि कहाँ चला गया बॉल, कहाँ था, है ना। तो ये वस्तु अस्थायित्व। यहाँ देखिए, और देखिए यहाँ पर इसकी माँ है और ये बच्चा है, ठीक है। अब इसकी माँ क्या चल रही है कि नहीं? लुका छिपी। तो ये भी क्या है? एक वस्तु अस्थायित्व है। ये समझ रहा है कि इसके अंदर क्या है? मेरी माँ है, ठीक है। ये वस्तु अस्थायित्व का था। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन है आपसे, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। हमने एक एक क्वेश्चन दिया है जिसका जवाब आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हम इसका जवाब तो हम नहीं देंगे, ठीक है। पियाजे के अनुसार वस्तु अस्थायित्व बोधात्मक विकास सिद्धांत किस चरण में स्थापित होता है? अभी जस्ट बताया आपको, संवेदी परक में होता है क्या? मुझे नहीं पता। पूर्व संज्ञानात्मक होता है क्या? आई डोंट नो। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में होता है कि? मुझे नहीं पता। औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था में होता है क्या? किस अवस्था में होता है? इसका जवाब आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का कि आप लोग इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर रहे हैं। आगे देखिए, चलते हैं आगे। अब पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था देखिए, प्रतीकों के प्रयोग में माहिर। अब आपको क्या देखा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसको यहां पर बच्चा संक्रिया करने से पूर्व की अवस्था भी कह सकते हैं इसको। यहां पर बच्चा किसी चीज को देख करके सीखेगा, ठीक है ना। किसी चीज को देख करके प्रतीकों से सीखेगा बच्चा, सीखना यहां पर प्रारंभ कर देगा। अब देखिए यहां पर क्या? प्रतीकों के प्रयोग में माहिर। जैसे देखिए
अब मान लीजिए प्रतीकों का प्रयोग माहिर कैसे, अब सांप हुआ, अब वो क्या बना लेगा इस तरह से, अगर इस तरह का कहीं भी देखेगा प्रतीक तो क्या कहेगा, वो सांप, कहता कि नहीं कहता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब कह रहा है चित्रों और शब्दों द्वारा वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए भाषा उपयोग करना सीखता है। कहां भाषा उपयोग करना सीखता है, भाषा उपयोग किसके द्वारा, तो चित्रों और शब्दों द्वारा, किसके द्वारा, चित्रों और शब्दों द्वारा भाषा का प्रयोग किस अवस्था में बच्चा सीखेगा, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो गलत नहीं ना कीजिएगा, बिल्कुल नहीं। किसके द्वारा, तो चित्रों और शब्दों द्वारा वस्तुओं का प्रतिनिधित्व किस अवस्था में, तो संवेदी सॉरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोच अहम केंद्रित होता है, मतलब अहम केंद्रित मतलब क्या, सारा चीज मैं ही हूं। अब ये घर मेरा है, इस घर में हम किसी को नहीं आने देंगे, ये टीवी मेरी है, हम किसी को इसको नहीं देखने देंगे, ये सब क्या अहम केंद्रित जो भी है वो हम ही है। तो यहाँ पर पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित किस अवस्था में, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। अब भाषा के विकास का प्रारंभ, भाषा के विकास का प्रारंभ कहां होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है भाषा के विकास का प्रारंभ, कोई दिक्कत नहीं है। जीववाद, अब यानी कि इसको क्या कहते हैं, एनिलिज्म, यानी कि जीववाद का निर्जीव को सजीव समझना, निर्जीव को सजीव समझना। कहने का मतलब क्या, अगर मान लीजिए बच्चा, आपके घर में बच्चा इस 2 साल से ज्यादा का, 3 साल से ज्यादा का, तो बच्चा कहीं गिर गया और उसको चोट लग गया, तो मम्मा क्या करती है, उसको मारती है, तो बच्चा क्या होता है, चुप हो जाता है। अगर वो बच्चा अगर बॉल लेके, गुड़िया लेके खेल रहा है, अभी ठंडा का मौसम आ रहा है, तो कहेगा मम्मा इसको भी ठंडा है ना, उसको भी ठंडा लगेगा, तो उसको भी कपड़ा पहनाया जाता है। तो ये क्या है, निर्जीववाद, यानी कि जीववाद। निर्जीव को भी क्या समझता है बच्चा, सजीव समझता है, किस अवस्था में, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अब है केंद्रीकरण, केंद्रीकरण क्या है, एक समय में किसी वस्तु की केवल एक ही पहलू को देखा जाता है, क्या, किसी एक ही पहलू को देखेगा बच्चा, तो क्या कहलाए, केंद्रीकरण। जैसे मान लीजिए बच्चा को दिया जाए कि मान लीजिए ये गिलास है और इसमें दूध भरा हुआ है, क्या हुआ, दूध भरा हुआ है, ठीक है। अब इसी दूध को अगर, ठीक है ना, इसी दूध को अगर एक बड़ा सा, मान लीजिए एक बड़ा सा गिलास में दे दिया जाए, तो बच्चा कौन सा गिलास चूज करेगा इस अवस्था में, तो बच्चा ये गिलास चूज करेगा। क्योंकि ये क्या देख रहा है कि एक ही पहलू ध्यान दे रहा है कि ये क्या लंबा है, ये क्या लंबा है। बच्चा ये नहीं समझ रहा है कि धारिता समान है, इसमें जितना दूध था उसमें भी उतना ही दूध है, ये चीज बच्चा नहीं समझ पा रहा है। ये होता है केंद्रीकरण, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। केवल और केवल किस चीज पर, तो एक ही पहलू पर, लंबाई पर ये ध्यान दे रहा है। आगे देखते हैं, तार्किक चिंतन, यहां पर बच्चा तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है। चूंकि कितना साल हो गया, 7 साल तक का बच्चा होगा ना, अब जोड़ घटाव सीखना प्रारंभ कर देगा कि नहीं कर देगा, कर देगा, ठीक है ना। आगे देखिए, अब है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आपको ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था समझ में आ गया ना, यानी कि इसमें जो मुख्य चीज है वो होता है केंद्रीकरण, ठीक है ना। मुख्य चीज जो है वो क्या है, केंद्रीकरण। केंद्रीकरण क्या है, केवल एक ही पहलू पर ध्यान देना। तो केंद्रीकरण का विकास यहाँ पर होगा क्या, नहीं, केंद्रीकरण का यहाँ पर अभाव होगा, क्योंकि बच्चा एक ही चीज को एक बार में देख पाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये आपका तीसरा अवस्था है, जिसके आपका एज कितना से होता है, तो अब वहां पर पहला क्या था, 0 से 2, 2 से 7, और ये 7 से लेकर के 11 तक, 7 से लेकर के 11 वर्ष तक, ठीक है ना, 7 से लेकर के 11 वर्ष तक। अब देखिए, सामने रखी वस्तुओं पर चिंतन। अब अगर आप उस उम्र के बच्चों के साथ अगर सामने रखी कोई भी वस्तु होगा, तो उस पर क्या कर पाएगा, वो चिंतन कर पाएगा। चाहे कुछ भी वस्तु रखा मिले उसको, तो उस पर वो सोच सकता है कि वस्तु क्या है, कैसी बनी हुई है, इसकी आकृति कैसी, आकार कैसा है, तो ये बच्चा सोच पाएगा। अब उसमें कह रहा है पलटावीकरण, पलटावीकरण का गुण आ जाता है, क्योंकि वहां पर देखिए, अगर बच्चा को 2 जोड़ 2 दिया, 3 दिया जाए, ठीक है ना, तो कितना होगा, 5 होगा। अब बच्चा 3 जोड़ 2 भी दिया जाए तो ये चीज कर लेता है, पलटावीकरण कर लेता है। अब देखिए मूर्त, चूंकि यहाँ पर, अच्छा, इससे पहले अगर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जाएगा तो बच्चा क्या कर पाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर इस अवस्था में बच्चा से यही पूछा जाए कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तो जो बच्चा कहे, मान लीजिए कुछ भी, अगर यही कहा जाए उसके पिताजी का नाम, किसके बेटा का नाम क्या, तो वो वहां पर किसमें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं कर पाएगा, लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वो बता देगा, ठीक है। अगर मूर्त अंकगणितीय क्रिया करना, अब मूर्त मतलब किसी चीज को छू करके, देख करके, यहां पर बच्चा मूर्त अंकगणितीय क्रिया करना प्रारंभ कर देगा। परिचालन सोच विकसित करता है, क्या चीज, परिचालन सोच विकसित करता है। समावेशन की भावना का भी विकास होता है यहाँ पर, क्योंकि बच्चा कितना हो जाएगा, 7 से लेकर के 11 वर्ष तक ना, तो समावेशन मतलब क्या, कि सभी को मिला करके चलना, कि वो मेरा दोस्त है, वो मेरा भाई है, सबको मिला करके चलना, ये कहलाता है समावेशन। अब दूरी, भार, ऊंचाई, कर्मबद्धता की योग्यता। कर्मबद्धता क्या, बच्चा ये कर्म में लगाने लगेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई गुलदस्ता उसको दिया जाए,
4-5 आकार का, और उसको कहा जाए कि उस एक क्रम में लगा देने के लिए, तो बच्चा क्या करेगा, क्रम में लगा देगा। तो क्या हो जाएगा, ये उसमें क्रमबद्धता की योग्यता किस अवस्था में आ जाती है, तो आपको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्रमबद्धता की योग्यता आ जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसका संरक्षण, अब देखिए संरक्षण क्या है, अगर किसी चीज के आकार और आकृति में बदलाव करे तो भी क्वांटिटी क्या होगा, सेम रहेगा। इससे पहले की अवस्था में हम देखे थे कि बच्चा क्या था, अगर बच्चा को 1 गिलास दूध था, लेकिन वही वहां पर उसको उसी दूध को बड़े गिलास में दे दिया गया, ठीक है ना, तो बच्चा नहीं समझ पाया था, केवल और केवल बच्चा एक ही पहलू पर ध्यान दे रहा था। लेकिन बच्चा अब इस अवस्था में बच्चा समझने लगा कि जितना दूध इसमें भी है उतना ही दूध इसमें भी है, तो क्या कहलाता है, संरक्षण। क्वांटिटी सेम रहेगा, आकार आकृति बदल गया ना, अब यहाँ पर छोटा था यहाँ पर बड़ा हो गया, लेकिन यही दूध इसमें डाला गया, तो यहाँ पर आकार आकृति सेम है, लेकिन क्या हो गया, क्वांटिटी बदल गया, आकार और आकृति बदल गया, लेकिन क्वांटिटी सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना से समझ में आ गया। अब देखिए संक्रामक परिणाम होता है इसका, ठीक है ना, क्या होता है, संक्रामक परिणाम होता है। संबंधी समस्याओं का हल, अब उसके समक्ष जितने भी संबंधी समस्याएं होंगी उसका हल करने का बच्चा हरसक प्रयास करेगा, हर संभव प्रयास करेगा। उत्क्रमणीयता, वर्गीकरण, क्रमांकन और संक्रमणीयता, ये सभी चीज किस अवस्था में आ जाएगा, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाएगा। याद रखिए कौन कौन, उत्क्रमणीयता, वर्गीकरण, क्रमांकन, संक्रमणीयता किस अवस्था में आ जाएगा, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये चीज आ जाएंगे। ठीक है, इतना चीज क्लियर है आपके। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या इसको क्या कहा जाता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखिए औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था की विशेषता क्या है कि तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास। यहाँ पर बच्चा अब तर्क करने देगा, किसी भी चीज पर हर एक बात में तर्क करेगा, आपका कटाक्ष करेगा। जैसे देखिए कटाक्ष करने का, कहने का मतलब क्या, अगर उसको कोई चीज हम दिए वो डिस्कस करना प्रारंभ कर देगा, खुद से चिंतन करना प्रारंभ कर देगा। किस अवस्था में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसकी अवस्था कितनी है, तो 11 वर्ष से ऊपर, 11 वर्ष से ऊपर। समस्या समाधान की क्षमता का विकास, बच्चा यहाँ पर समस्या खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेगा। जैसे इस उम्र में होंगे तो यहाँ पर आप भी खुद से जो भी चीज होमवर्क मिलता होगा तो खुद से करने का प्रयास कर रहे होंगे। वास्तविक और अवास्तविक में अंतर समझने की क्षमता का विकास, और इस पर तर्क करने का भी विकास, यहाँ पर तर्क देने का भी विकास यहाँ पर हो जाता है। वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में ढालने की क्षमता। अब क्या हुआ कि वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई भी चीज बच्चा समझाए उसको, अब वो बच्चा किससे जुड़ेगा, अपने भविष्य से जुड़ेगा, ठीक है ना, तो किसको, काल्पनिक परिस्थितियों में ढालने की क्षमता, काल्पनिक परिस्थितियों में ढालने की क्षमता। अब आगे है कि परिपक्व विकसित करने, परिकल्पना विकसित करने की क्षमता का विकास। अब परिकल्पना क्या हुआ कि किसी चीज को कल्पना करना, ठीक है ना, आगे क्या होगा। अब मान लीजिए कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है ना, अब ये कैसे होता है, तो ये सभी चीज इसकी कल्पना किया जाएगा कि कैसे होता है। अब त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो ये कैसे होता है, तो ये इस उम्र में बच्चा आसानी से करना प्रारंभ कर देता है। आगे है देखिए कि विसंगतियों के संबंध में विचार करने की क्षमता का विकास। अब जो चीज उसके संगत में नहीं, उसके समक्ष नहीं है, जिसके साथ नहीं, उस पर भी बच्चा तर्क करना प्रारंभ कर देगा। इससे पहले में क्या था कि जो चीज उसके सामने था उसी पर बच्चा तर्क कर रहा था, लेकिन इस अवस्था में उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो तर्क कर सकता है। ठीक है, इतना से समझ गए होंगे। आगे है आपका कि आगमनात्मक तर्क और निगमनात्मक तर्क। ये भी बहुत जरूरी है कि बच्चा यहाँ पर कौन सा तर्क करना प्रारंभ कर देगा, आगमनात्मक और निगमनात्मक तर्क। व्यवस्थित और विधि पूर्वक चिंतन, यहाँ पर जो बच्चा का चिंतन होगा कैसा होगा, व्यवस्थित होगा और विधि पूर्वक होगा। इससे पहले कोई व्यवस्थित नहीं, किसी तरह से बच्चा सोच सकता था, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्या, व्यवस्थित और विधि पूर्वक। यहाँ पर जो चिंतन होगा अपसारी चिंतन और अभिसारी रचनात्मक चिंतन, तीनों चिंतन यहाँ पर होगा, अपसारी, अभिसारी और रचनात्मक। वास्तविक बनाम संभव की अवस्था। अब जैसे वास्तविक बनाम, जैसे मान लीजिए हम कहे कि यहाँ से दिल्ली जाना संभव है, असंभव है पैदल, तो वहां पर बच्चा ये क्या करेगा कि सोचे कि संभव का ही नहीं है। तो वास्तविक बनाम संभव की अवस्था, यहाँ पर जो वास्तविक है उसमें असंभव संभव की अवस्था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना से आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिए, आगे आपके अब क्वेश्चन है आपके लिए अब कि जीन पियाजे के अनुसार विकास के किस स्तर पर बच्चे में परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक विकास होती है और वैज्ञानिक सोच उभरना शुरू होता है, ठीक है ना, तो ये किस अवस्था में होती है। तो ये अब आपके लिए क्वेश्चन हो गया, इसका जवाब आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जीन पियाजे विकास का नैतिक विकास का सिद्धांत।
आप लोग अभी तक पढ़े होंगे कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत हम लोग किसी अगले वीडियो में देखेंगे। उससे पहले जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास के न्याय परिपक्व, क्या चीज, न्याय के परिपक्व तथा स्वतः स्फूर्तों प्रत्ययों की प्राप्ति है, जिसे बालक अपने को वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं, उन्हें परिवर्तन या परिमार्जित करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, परिवर्तन या परिमार्जित करते हैं, किसके अनुसार, तो समाज के अनुसार, वातावरण के अनुसार, वातावरण के साथ अनुक्रिया करके, अंतःक्रिया करके बच्चा क्या करेगा, अपने आप को बदलेगा, परिवर्तित करेगा, परिमार्जित करेगा, वो क्या कहलाता है, नैतिक विकास कहलाता है। किसके अनुसार, तो ये जीन पियाजे के अनुसार, किसके अनुसार, ये जीन पियाजे के अनुसार। अब इसके अनुसार जो अवस्था है, देखते हैं जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। नैतिक विकास की अवस्थाएं, प्रतिमानहीनता जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक का होता है, जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक का। इसमें क्या क्या चीज होते हैं, सामाजिक बंधन होते हैं, कानून होते हैं, प्रतिबंध से अनभिज्ञ होते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं, क्योंकि यहाँ पर बच्चा 5 साल का है ना, कोई यहाँ पर बंधन नहीं होता है, अनभिज्ञ, सभी चीज से अनभिज्ञ होता है, वो किसी को मार देगा, उसको पता ही नहीं कि इसको चोट लग जाएगा, ठीक है, यह अपराध करना है, तो ये चीज क्या है, अनभिज्ञ है बच्चा उस समय। बालक के व्यवहार का मुख्य आधार सुख दुख का भाव होता है। यहाँ पर जो मुख्य आधार होगा वो क्या होगा, सुख दुख का भाव होगा। किसके अनुसार, तो जीन पियाजे के अनुसार। कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग हम अभी नहीं जान रहे, अभी किसके अनुसार, तो जीन पियाजे के अनुसार, ठीक है। आगे देखिए दूसरा जो अवस्था है इसका, प्रायता सत्ता, ठीक है ना, प्रायता स्वायत्ता, 5 वर्ष से 8 वर्ष तक की अवस्था। नैतिक विकास पुरस्कार तथा दंड से प्रभावित होते हैं, किसके, पुरस्कार तथा दंड से प्रभावित होते हैं। नैतिक विकास किस उम्र में, प्रायता सत्ता के उम्र में, किसी से, तो नैतिक विकास होता है वो पुरस्कार तथा दंड से प्रभावित होता है। वहां पर भी आप पढ़ेंगे दंड अभिन्यास, ठीक है ना। बालक को उसके उचित आचरण करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। नैतिक विकास बाह्य सत्ता द्वारा नियंत्रित होती है, यानी कि यहाँ पर जो किस उम्र में, तो प्रायतः, यानी देखिए प्राय दूसरे के द्वारा यहाँ पर नैतिक विकास, बाह्य सत्ता मतलब दूसरे के द्वारा यहाँ पर निर्धारित किया जाएगा। बच्चा 5 साल से 8 साल का हो गया है, ठीक है। आगे देखिए ये तीसरा है पारस्परिकता, ठीक है ना, क्या पारस्परिकता, 9 वर्ष से 13 वर्ष तक समान आयु वर्ग व वयस्कों के साथ सहयोग पर बल तथा उनके विचारों से प्रभावित। अब जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे महात्मा गांधी से हम लोग क्या प्रभावित होते हैं, इंस्पायर होते हैं, तो उसी प्रकार जब ये उम्र होता है तो बड़े बड़े लोगों से क्या होते हैं, बच्चे इंस्पायर होते हैं। बालक स्वयं यह समझने लगता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि बच्चा कब, अब यहाँ पर तो देखिए अगर किस उम्र में बच्चा चला गया, किशोर अवस्था में चला गया है ना, तो बच्चा अब यहाँ पर तर्क करना प्रारंभ कर दिया है ना खुद से, जो हम क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन इसका वो आधार दूसरे की भावना को बनाता है, जैसे मेरे इस व्यवहार में उनका दुख ना पहुंच जाए। कोई भी चीज काम करेगा तो इसमें ये चीज जरूर सोचेगा कि किसी का अहित ना हो, ठीक है, हित हो जाए लेकिन किसी का अहित ना हो। तो ये था आपका जीन पियाजे के अकॉर्डिंग सारा चीज, ठीक है। अब चौथा जो अवस्था है स्वायत्ता किशोरावस्था, क्या चौथा, स्वायत्ता किशोरावस्था, 13 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक किशोर में पूर्ण रूप से सोचने समझने की क्षमता का विकसित हो चुकी होती है। वे अपने व्यवहार के लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। किशोर स्वयं के लिए वयस्कों का सम्मान चाहते हैं। अब वयस्कों के सम्मान, जैसे मान लीजिए अब आप जिस तरह से आप किसी को सम्मान देते हैं उसी वही अपेक्षा आप भी करते हैं, कोई उसी प्रकार हमारी भी सम्मान करे। तो इस उम्र में स्वायत्ता किशोर अवस्था में, चूंकि स्वायत्ता अपने बारे में भी यहाँ बच्चा सोचना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। तो ये सारे जीन पियाजे के अकॉर्डिंग सारा चीज था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सभी चीज को समझ गए होंगे और ये वीडियो आप लोगों को पसंद भी आया होगा। उम्मीद करते हैं इससे आप लोग लाभान्वित जरूर हुए होंगे। अभी तक हमारे चैनल को जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।